हेलो गाइस, यहाँ से हम अपने लेक्चर नंबर SM25 को कंटिन्यू कर रहे हैं और अगेन ये लेक्चर आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे। ये आपका जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक एंड पोर्टियर ट्रायंगल। इसको स्टार्ट करने से पहले हमेशा आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि ये पढ़ने से हम लोग को क्या सीखने को मिलेगा, या फिर कहिए ये पढ़ने से अल्टरनेटर में हम लोग को क्या सीखने को मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले देखिए, थोड़ा सा अगर हम लोग आगे शिफ्ट हों बुक में, तो हम लोग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ये है वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ एन अल्टरनेटर। देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे मैं बैकग्राउंड फ्रेम बना देता हूँ। रोटेटिंग मशीन में सिर्फ दो ही होता है मशीन आपका, एक मोटर और एक आपका जनरेटर। और आपको पता है सप्लाई सिस्टम के बेसिस पे हम लोग का ये दो तरीके का हो जाएगा, एसी मोटर और एसी जनरेटर। उसी तरीके से अगर डीसी सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो डीसी मोटर और डीसी जनरेटर। हमेशा मैंने आपको बताया है कि मोटर के केस में हम लोग स्पीड रेगुलेशन फाइंड आउट करते हैं। स्पीड रेगुलेशन कहने का मतलब क्या, कि मान लेते हैं कोई मोटर है हम लोग के पास, उसको मैं मान लेते हैं नो लोड पे घुमा रहा हूँ। नो लोड मतलब क्या, साफ्ट एक तरीके से फ्रीली घूम रहा है। तो मान लेते हैं नो लोड पे आपका स्पीड 1500 RPM है। अब जैसे ही मैं उस पर लोड लगाऊंगा, मतलब मैकेनिकल लोड जैसे ही कनेक्ट करेंगे भाई, तो सीधी सी बात है उसका स्पीड क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का जो नो लोड से लेके फुल लोड तक जो भी स्पीड में वेरिएशन हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड रेगुलेशन बोलते हैं। उसी तरीके से अगर हम लोग जनरेटर की बात करें, फिर चाहे एसी हो फिर डीसी हो, क्योंकि जनरेटर हम लोग को आउटपुट में वोल्टेज बिल्डअप करके दे रहा है, तो सीधी सी बात है भाई, आपको पता है कि जनरेटर मान लेते हैं नो लोड वोल्टेज अभी 200 वोल्ट शो कर रहा है। तो अब आप जैसे ही लोड लगाइएगा, तो लोड लगाते हैं इसके अंदर एक करंट फ्लो होगा जिसको हम बोलते हैं आर्मेचर करंट। अब डीसी मशीन को इमेजिन कीजिए या फिर सिंक्रोनस जनरेटर को इमेजिन कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो जैसे ही करंट फ्लो होगा, और आपको पता है भाई कि हम लोग का जो मशीन होता है, डीसी जनरेटर ले लीजिए या फिर कई अल्टरनेटर ले लीजिए, तो जनरेटर के अंदर में आपका इंटरनल पैरामीटर भी तो है। जैसे अभी अल्टरनेटर के केस की बात करें यहाँ पे, तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन किया है कि हमारे अल्टरनेटर के अंदर में 3 जगह वोल्टेज ड्रॉप होता है। एक तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण, एक आपका लीकेज रिएक्टेंस के कारण, और एक आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण। समझ रहे बात को? तो ये तीनों क्या करेगा, कुछ ना कुछ वोल्टेज अंदर ही अंदर खा जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अब नो लोड पे अगर मान लेते 200 वोल्ट मिल रहा था, तो लोड लगाते हैं, अब क्या होगा, कभी भी आपको यहाँ पे 200 वोल्ट नहीं मिलने वाला है, 200 से हमेशा कम ही मिलेगा। ओके, तो वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब यही होता है कि नो लोड से लेके रेटेड फुल लोड तक अगर हम लोग अपने जनरेटर को ऑपरेट कर रहे हैं तो वोल्टेज में क्या वेरिएशन आ रहा है। ओके, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। तो अब देखिए भाई, क्योंकि अभी ये जो जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक है और पोर्ट्रेट ट्रायंगल इसको जो बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, इसी के अंदर बनता है ये, तो ये सीधे सीधे वोल्टेज रेगुलेशन को समझने में हेल्प करेगा। वोल्टेज रेगुलेशन में कैसे समझने को हेल्प करेगा, देखिए समझिए। अभी जो मैंने आपको बताया कि हमारे अल्टरनेटर के अंदर में, ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं इंटरनल पैरामीटर, इसमें क्या है, एक तरीके से रिएक्टेंस है लीकेज के कारण, एक आपका आर्मेचर रिएक्शन के कारण। ठीक है, अभी ये इस पर और भी बात करेंगे हम लोग डेप्थ में। उसके बाद एक वाइंडिंग के कारण रेजिस्टेंस, राइट। तो ये तीनों वोल्टेज कुछ ना कुछ खा रहा है। जैसे मान लेते हैं नो लोड वोल्टेज आपका 200 वोल्ट था, और मान लेते हैं फुल लोड वोल्टेज जो है अभी आपका 180 वोल्ट। इसका मतलब क्या, 20 वोल्ट कहाँ है, मशीन के इंटरनल पैरामीटर में ड्रॉप हो चुका है, यानी इन तीनों में। अब भाई अगर मान लेते हैं ये 20 वोल्ट, अभी तो हम लोग को पता है 20 वोल्ट जो है ये तीनों मिल करके खा चुका है, ठीक है, यानी इन तीनों में ड्रॉप हो चुका है। लेकिन अगर मेरे को सेपरेटली फाइंड आउट करना हो कि IARA में कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, IA इंटू JXAL में कितना ड्रॉप हुआ है, और आर्मेचर रिएक्शन के चलते कितना ड्रॉप हुआ है, राइट। तो मान लेते हैं, अभी मैं ऐसे आइडिया दे देता हूँ, मान लेते हैं IARA ड्रॉप यानी रेजिस्टेंस के चलते 5 वोल्ट ड्रॉप हुआ, इसमें मान लेते हैं हम लोग का 10 वोल्ट ड्रॉप हुआ, और इसमें मान लेते हैं रिमेनिंग 5 वोल्ट ड्रॉप हुआ। ठीक है, तो अगर भाई मान लेते हैं मेरे को इस तरीके से सेपरेट सेपरेट अगर पता करना है कि कौन कितना कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, फिर कहीं कौन कितना कितना वोल्टेज खा जा रहा है, तो हम लोग को ये सब का वैल्यू पता होना चाहिए। RA का वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, समझ रहे बात को? तो देखिए, RA का वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको कैलकुलेट करना बता दिया था, जहाँ पे मैंने
डीसी सप्लाई दिया था, ठीक है, और वहाँ पे भी बताया था कि एसी रेजिस्टेंस अलग होता है, डीसी रेजिस्टेंस अलग होता है, क्योंकि वहाँ पे स्किन इफेक्ट ये सब आ जाता है। तो आरए को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं मशीन में, ये हम लोगों ने पता कर लिया है, ठीक है। अब देखिए, अब बात आता है लीकेज रिएक्टेंस को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका क्या वैल्यू आएगा, ठीक है। या फिर कहिए आर्मेचर रिएक्शन को जैसे हमने यहाँ पे एक रिएक्टेंस के रूप में दिखा रहे हैं, तो आर्मेचर रिएक्शन चलते कितना ड्रॉप होगा, इसके वैल्यू को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, समझ रहे बात को। तो ये सब का जो वैल्यू है ना, ये आपको जीरो परफेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्प करता है फाइंड आउट करने में, या फिर कहिए जो पोर्टियर ट्रायंगल बनेगा उससे हम लोग पता कर लेते हैं। ओके, तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा। और यहाँ पे अगर हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ें तो वही लिखा हुआ है, जीरो परफेक्ट कैरेक्टरिस्टिक, और इसको बनाने के लिए भाई हम लोग ओसीसी कर्व का भी हेल्प लेते हैं, ठीक है। ओसीसी का सहारा लेंगे, ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ऐसे मैं रिवाइज करवा दूंगा आपको। तो वही है कि इज़ यूजफुल, मतलब जीरो परफेक्ट कैरेक्टरिस्टिक इज़ यूजफुल इन ऑब्टेनिंग द आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस, ठीक है, यानी इसको फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, एंड आर्मेचर रिएक्शन एमएमएफ, ठीक है, समझना। तो ये दो चीज़ हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं इस पर्टिकुलर मेथड से। ओके, तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग को भाई यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स समझना है। देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए बना रखा है। क्वेश्चन है हाउ, या फिर कहिए वाई लीकेज रिएक्टेंस डिपेंड्स ऑन लोड करंट। देखिए, इसका क्या मतलब हुआ। जैसे भाई अगर मैं यहाँ पे मान लेते हैं 10 मीटर का मेरे पास एक वायर है, ठीक है, कॉपर वायर। तो सीधी सी बात है, अगर मान लेते हैं 1 मीटर में आपका रेजिस्टेंस जो है 1 ओम डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो 10 मीटर का तार है तो कितना रेजिस्टेंस बनेगा इस ओवरऑल वायर का, तो 10 ओम बनेगा, समझ रहे बात को। तो एक स्पेसिफिक लेंथ के लिए, या फिर कहिए एक फिक्स लेंथ ऑफ वायर के लिए जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है वो फिक्स होता है, ठीक है, बशर्ते यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो सीधी सी बात है, यहाँ पे पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला कॉन्सेप्ट आएगा नहीं, ठीक है। वैसे भी हम लोग ओम्स लॉ ये सब लगा रहे हैं, V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू वी, बट जो भी फॉर्मूला लगा रहे हैं वो एक तरीके से कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब जो हम लोग का पैरामीटर होता है उसको कांस्टेंट माना जाता है, तभी हम लोग वो फार्मूला लगा सकते हैं। ओके, तो मेरा कहने का मतलब बस यही है कि अगर 10 मीटर का वायर है, फिर कहिए 10 किलोमीटर का वायर है, तो लेंथ के हिसाब से उसका जो रेजिस्टेंस होता है ये फिक्स हो जाता है। ओके, अब यही सेम चीज़ यहाँ पे अगर मैं लीकेज रिएक्टेंस की बात करूँ, ठीक है, फिर कहीं लीकेज फ्लक्स के चलते हम लोग जो लीकेज रिएक्टेंस के रूप में हम लोगों ने इसको रिप्लेस करके दिखाया सर्किट बनाने के लिए, तो इसका अगर हम लोग यहाँ पे बात करें भाई, तो ये क्या फिक्स वैल्यू होता है, ये कहने का मतलब मेरा, ये कांस्टेंट होता है या फिर किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं वेरिएबल होता है। तो ये जो लीकेज रिएक्टेंस होता है ये हमेशा वेरिएबल टर्म है, और ये डिपेंड करता है आपके लोड करंट के ऊपर, ठीक है। लोड करंट घटेगा बढ़ेगा, एक्सेल जो है आपका ये घटेगा बढ़ेगा, ठीक है, इसमें चेंजिंग आएगा। और अगर ये चेंज हो रहा है इसका मतलब क्या, इसके थ्रू जो करंट फ्लो होगा, मान लेता है आर्मेचर करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके चलते जो ड्रॉप देखने को मिलेगा वो भी क्या होता है, एक तरीके से वेरिएबल हो जाता है। ओके, तो समझिए जो हम लोग के अल्टरनेटर में 3 पैरामीटर हैं। एक तो हो गया आपका रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग आर ए बोलते हैं, तो ये तो आपका नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स है वाइंडिंग में, टेम्परेचर फिक्स है मशीन का ऑपरेट करने के लिए, तो ये आपका आर ए फिक्स हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट वैल्यू होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं एक्स ए एल पे, तो ये आपका वेरिएबल टर्म होता है और ये लोड करंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर कहिए आर्मेचर करंट के ऊपर डिपेंड करेगा, आर्मेचर करंट घटेगा बढ़ेगा उस बेसिस पे ये आपका ये भी चेंज होते रहता है, ठीक है। कैसे चेंज होता है, क्यू लोड करंट पे डिपेंड करता है, सबसे पहले इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद आता है हम लोग आर्मेचर रिएक्शन। तो ऑलरेडी आर्मेचर रिएक्शन हम लोग देखा भाई कि आर्मेचर रिएक्शन भी आपके लोड करंट के ऊपर डिपेंड करता है। लोड करंट अगर ज़्यादा, मतलब आई ए का वैल्यू अगर ज़्यादा होगा तो फाई ए मेरा एक तरीके से ज़्यादा बनेगा, फाई ए अगर ज़्यादा होगा डिपेंड करता है डीमैग्नेटाइजिंग है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन है, या फिर कहीं मैग्नेटाइजेशन, तो उस बेसिस पे आपका जो रिजल्टेंट फ्लक्स होता है उसको ये चेंज कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ, इंटरनल पैरामीटर की बात करें अपने अल्टरनेटर के अंदर, तो सिर्फ रेजिस्टेंस हम लोग का कांस्टेंट टर्म है, और ये भी एक तरीके से कहीं कांस्टेंट नहीं होता भाई, क्योंकि मशीन का जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है वो भी एक तरीके से चेंज होते रहता है, ठीक है। तो कहिए लगभग अगर आप बेटर तरीके से समझ पा रहे हैं तो हर एक चीज़ वेरिएबल है, ठीक है, लेकिन हम लोग स्टडी करने के लिए आर ए को फिक्स रखते हैं, और
ये आपका मतलब लीकेज और जो आर्मेचर रिएक्शन है ये लोड करंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आर्मेचर रिएक्शन कैसे लोड करंट पर डिपेंड करता है तो समझाने वाली बात नहीं है, ऑलरेडी डीसी मशीन में भी हम लोगों ने बहुत डेप्थ में डिस्कशन किया है और ये आपको समझ में आ रहा होगा भाई, ठीक है, क्योंकि आप मशीन पढ़ रहे हैं तो इतना तो आपको स्टैंडर्ड बना होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं लीकेज रिएक्टेंस जो है कैसे लोड करंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे अपने ट्रांसफार्मर का सहारा लेंगे। देखिए ट्रांसफार्मर में हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया है बहुत ही डेप्थ में। तो यहाँ पे भाई सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है। और वर्किंग प्रिंसिपल से आपको फिर ये समझ में आता है कि ट्रांसफार्मर में जो फ्लक्स होता है हमेशा रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रियली में फ्लक्स जो होता है कांस्टेंट होता है। किस रूप में कांस्टेंट होता है, किस लैंग्वेज में हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट वर्ड यूज़ करते हैं वो आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा यहाँ पे फोटो मेरे को फिर से बनाना पड़ेगा बिकॉज कुछ ज़्यादा ही मैंने यहाँ पे लिख दिया है, समझिए। देखिए आपको पता है कि ट्रांसफार्मर में हम लोग का कुछ इस तरीके का कोर का डिज़ाइन होता है, थोड़ा बड़ा बनाएंगे हम लोग। देखिए इमेजिन कीजिए ये आपका इस तरीके का प्राइमरी वाइंडिंग है और ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग है। ओके इधर से मान लेते हैं मैंने एक्साइटेशन दे रखा है, मतलब सोर्स कनेक्ट कर रखा है। इधर से मेरा करंट फ्लो रहा I1 और मान लेते हैं अभी केस 1 में नो लोड लगा रखा है हम लोगों ने। तो सीधी सी बात है भाई, सिर्फ और सिर्फ मेरा इसी के अंदर करंट आ रहा है। इसका मतलब क्या, सीधी सी बात है, इसके अंदर करंट का डायरेक्शन देखें तो कुछ इस तरीके से फ्लो होगा। और अगर हमने यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाए तो ये हम लोग का चारों फिंगर करंट के डायरेक्शन में मुड़ता है, तो फील्ड फ्लक्स क्या बनेगा, मतलब ये जो मेन फ्लक्स है मेरा φ1 ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से फ्लो होगा। ओके और क्योंकि ये अब φ1 जो है अपने आप में 100% है, तो मान लेते हैं 90% जो है आपका सेकेंडरी के साथ लिंक कर जा रहा है, यानी सेकेंडरी तक पहुंच जा रहा है। बाकी का जो 10% होगा वो क्या हो जाएगा, लीक कर जाएगा, कुछ इस तरीके से अपना एयर से ही पाथ बना करके ऐसे ही बहते रहेगा, राइट। तो उसको हम बोल रहे हैं लीकेज फ्लक्स। अब आपको पता है φ1 सेकेंडरी तक लिंक कर रहा है भाई, तो सीधी सी बात है इसके अंदर EMF इंड्यूस्ड होगा मेरा E2। और अभी यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि ओपन सर्किट है, तो सीधी सी बात है I2 मेरा जीरो, तो यहाँ पे मेरा φ2 भी एक तरीके से जीरो हो जाएगा, मतलब φ2 भी एक तरीके से एब्सेंट होगा, राइट। अब प्राइमरी में थोड़ा सा और बात करते हैं, क्योंकि प्राइमरी मेरा एक तरीके से सर्किट कंप्लीट है और आपको पता है जो dφ1/dt जो फ्लक्स बना हुआ है इसके अंदर खुद का चेंजिंग आ रहा है, तो सीधी सी बात है खुद का एक EMF इंड्यूस्ड जिसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे E1 प्लस माइनस, राइट। और अगर हम यहाँ पे डॉट कन्वेंशन की बात करें तो क्योंकि ये कॉइल के अंदर घुस रहा है तो हमारे उसको डॉट में दिखा रहा हूँ, उसको प्लस दिखाता रहा हूँ, इधर वाइंडिंग से बाहर निकल रहा है तो उसको मैं माइनस दिखाता रहा हूँ। ओके अब समझिए जैसे मैं लोड लगाऊंगा, मतलब केस 2 में हमने यहाँ पे लोड लगा रहे हैं, अब जैसे लोड लगाएंगे भाई तो सीधी सी बात है इसके अंदर करंट फ्लो होगा। लेकिन आपको पता है लेंज लॉ के हिसाब से अगर ये φ1 रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे E2 को इंड्यूस्ड करने के लिए, और क्योंकि E2 देखिए φ1 से बना है आपका E2 और E2 के चलते बनेगा आपका यहाँ पे I2, तो सीधी सी बात है I2 के चलते, क्योंकि ये खुद करंट है I2, तो इसके चलते एक फ्लक्स बनेगा φ2, क्योंकि आपको पता है किसी भी वाइंडिंग के अंदर क्योंकि किसी भी वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे एक फ्लक्स बनेगा, राइट। तो ये जो φ2 बनेगा इसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा कि क्या करेगा, ये जो जिसे जन्म लिया है जिसने इसको बनाया उसी को क्या करेगा, ये अपोज करेगा, ठीक है। तो ये सीधी सी बात है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो φ2 मेरा क्या होगा एक तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, यानी अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है इस तरीके से तो ये फ्लक्स φ2 जो बनेगा ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनेगा, यानी φ1 को अपोज करेगा। ओके तो फ्लक्स का डायरेक्शन अगर आपको पता चल गया तो करंट का डायरेक्शन हमें बता सकते हैं। अंगूठे को ऐसे रखिए और ये चारों फिंगर जिधर मुड़ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा कुछ इस तरीके से बहेगा, ठीक है। और ये देख रहे हैं इधर से बाहर निकल रहा है, ठीक है, और इधर से देख रहे हैं ये इधर से इन कर रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे वाइंडिंग के अंदर इस कॉइल के अंदर जो अंदर घुसा है, क्योंकि यहीं से देख रहे हैं ना अंदर घुस रहा है, तो जहाँ पे अंदर घुस रहा है वहाँ पे डॉट मैंने यहाँ पे लिखा है, तो उसका मतलब यहाँ पे डॉट दिखाना होगा, मतलब ये मेरा प्लस टर्मिनल होगा और ये मेरा एक तरीके से माइनस टर्मिनल होगा, ठीक है। तो डॉट कन्वेंशन भी आपका रिवाइज हो गया होगा। आप समझिए भाई केस 1 में मान लेते हैं मैंने यहाँ पे जो लोड लगाया है ये मान लेते हैं 1000 वॉट का है, ठीक है। 1000 वॉट कहने मतलब क्या है, क्योंकि आपको ये पता है ट्रांसफार्मर है तो इसमें हम लोग का N1 और N2
ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स जो भी होगा प्राइमरी सेकेंडरी का फिक्स होगा, ठीक है, N1 N2 फिक्स, इसका मतलब क्या है V1 और V2 मेरा फिक्स होगा, मतलब यहाँ पे जो भी वोल्टेज मिल रहा होगा फिक्स होगा, राइट। तो अगर हम लोगों ने 1000 वोल्ट लगा रखा है लोड फर्स्ट केस में, तो उस बेसिस पे हम लोग का करंट खींच रहा होगा, मान लेते भी I2 मान लेते 2 एम्पियर है, ठीक है भाई, समझने के लिए। तो 2 एम्पियर के हिसाब से मेरा फ्लक्स बना होगा φ2, और ये φ2 क्योंकि सीधी सी बात है φ1 को एक तरीके से अपोज कर रहा है, यानी क्या करेगा, φ1 एक तरीके से मेरा वीक हो जाएगा, ठीक है। φ1 अगर मेरा वीक हो गया तो सीधी सी बात है यहाँ पे जो E1 बना था φ1 के कारण ही, तो सीधी सी बात है जो E1 है मेरा डायरेक्ट d∅1/dt पे है, तो d∅1 ऑलरेडी कम हो चुका है क्योंकि φ2 इसको कम कर दिया है, तो E1 भी मेरा कम हो जाएगा। और E1 अगर कम हो जाए, सीधी सी बात है V और E1 के बीच में, क्योंकि E1 मेरा घट चुका है तो वोल्टेज डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा। वोल्टेज डिफरेंस ज़्यादा होने का मतलब क्या, ये I1 पहले से बढ़ जाएगा, ठीक है। I1 बढ़ेगा इसका मतलब क्या, फिर से मेरा φ1 क्या होगा, स्ट्रांग हो जाएगा। φ1 स्ट्रांग हो जाएगा, इसका मतलब क्या, मतलब उतना स्ट्रांग होगा जितना φ2 ने इसको कमज़ोर कर दिया था, समझ रहे बात को। तो ये आपका अभी तक केस 2 का मतलब केस 1 का एग्जांपल चल रहा था। अब केस 2 में आता है। केस 2 में मान लेता मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 2000 वाट का लगा दे रहा हूँ लोड, ठीक है, पहले से डबल। तो करंट मेरा क्या होगा, I2 पहले से 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज मेरा फिक्स रहेगा, वोल्टेज उतना ही रहेगा भाई। वैसे भी घर में जो हम लोग एप्लियंस लगाते हैं उसमें ऑपरेटिंग वोल्टेज फिक्स होता है ना। आप फ्रिज चलाइए, कूलर चलाइए, बल्ब चलाइए, सबका क्या है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। लेकिन आपको पता है सबका करंट डिमांड अलग अलग है, क्यों, क्योंकि सबका पावर रेटिंग अलग अलग होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको हमेशा माइंड में रखना है। तो करंट मेरा यहाँ पे 4 गुना हो गया, तो सीधी सी φ2 भी मेरा पहले से 4 गुना बढ़ जाएगा। मतलब पहले 2 एम्पेयर था, अब 4 एम्पेयर हो गया, इसका मतलब क्या, 2 गुना बढ़ गया ना, तो फ्लक्स भी मेरा बढ़ जाएगा दो गुना। इसका मतलब क्या हुआ, अब φ1 को ये पहले से 2 गुना ज़्यादा तेज़ी से ही कम करेगा, कमज़ोर करेगा, ठीक है। तो उस बेसिस पे यहाँ पे E1 भी कम होगा, तो इनके बीच में अगेन वोल्टेज डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा, तो करंट I1 मेरा फिर से क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बढ़ेगा, फिर से क्या करें, φ1 को कॉन्स्टेंट कर दें, समझ रहे बात को। तो समझिए यहाँ पे आप देख रहे हैं भाई कि जो भी मेरा इस पूरे ट्रांसफार्मर के अंदर फ्लक्स है, ये फ्लक्स डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, लोड के ऊपर, ठीक है। समझ रहे हैं, लोड को अगर मैं घटा बढ़ा रहा हूँ उस बेसिस पे, यहाँ पे φ2 बढ़ रहा है घट रहा है, उस बेसिस पे मेरा मेन φ1 जो है वो भी घट रहा है बढ़ रहा है, ठीक है। तो समझिए भाई, अगर φ1 या फिर कहिए जो भी इसमें मतलब जो मेन फ्लक्स है वो लोड के करंट के हिसाब से अगर चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है, ठीक है, और फिर अपने आपको एडजस्ट कर, तो उसी बेसिस पे जो आपका लीकेज फ्लक्स होगा ना, ये भी एक तरीके से चेंज हो, क्योंकि ओवरऑल अगर मेरा मेन फ्लक्स ही कम रहा है, घट रहा है, फिर से ये अपने आपको बैलेंस कर रहा है, ठीक है, बराबर कर रहा है, तो सीधी सी बात है, क्योंकि φ1 का ही ना हिस्सा है लीकेज, समझ रहे बात को। तो अगर φ1 इटसेल्फ अगर लोड पे डिपेंड कर रहा है, तो लीकेज भी क्या होगा, लोड पे डिपेंड करेगा, ओके। इसलिए हम लोग कहते हैं लीकेज फ्लक्स हमेशा क्या होता है, लोड के ऊपर डिपेंडेंट होता है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, या फिर इतना भी नहीं समझ में आया तो सीधे सीधे समझिए कि लोड करंट के हिसाब से आपका यहाँ पे फ्लक्स का चेंजिंग आता है, ठीक है। और फ्लक्स में अगर चेंजिंग हो रहा है, क्योंकि फ्लक्स अपने आप में 100% AC का हिस्सा क्या है, एक लीकेज फ्लक्स है, एक यूजफुल फ्लक्स है, समझ रहे बात को। तो लीकेज फ्लक्स में भी चेंजिंग आ जाएगा। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं सीधे सीधे जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक एंड पोर्टियर ट्रायंगल के ऊपर। इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे डिज़ाइन करते हैं, क्या क्या इसके लिए स्टेप्स होता है, इसको हम लोग पहले देखते हैं। सबसे पहले समझिए, हम लोग यहाँ पे कुछ कंडीशन रखेंगे। केस 1 में हम लोग अपने मशीन को ओपन सर्किट रखेंगे। ओपन सर्किट कहने का मतलब क्या, नो लोड, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि नो लोड पे अगर मशीन है तो नो लोड पे जो हम लोग कर्व बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, OCC कर्व, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, ओके। और थोड़ा सा मैं पेन चेंज करता हूँ भाई। देखिए ये हो गया ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। पहले इस पे काम करेंगे, ऑलरेडी पढ़ा हुआ हम लोगों ने। केस 2 में हम लोग क्या करेंगे, लोड लगाएंगे, ठीक है। लेकिन जो लोड लगाएंगे इसका नेचर कैसा होना चाहिए, ऑलरेडी आर्मेचर रिएक्शन बताया था कितने कितने तरीके का लोड होता है। यूनिटी लोड होगा, यानी यूनिटी पावर फैक्टर लोड, जीरो पावर फैक्टर लैगिंग लोड, जीरो पावर फैक्टर लीडिंग लोड, ठीक है, फिर नॉर्मल लैगिंग, नॉर्मल लीडिंग, समझ रहे बात को। तो जो लोड लगाएंगे यहाँ पे, ये हम लोग प्योर जीरो पावर फैक्टर लैगिंग लगाएंगे, ठीक है। मतलब आपका यहाँ पे सीधे सीधे इंडक्टिव लोड होगा, प्योर इंडक्टिव लोड, ओके। उसके बाद फिर हम लोग स्टडी करेंगे। अब समझिए, एक चीज़ और समझिए, जैसे हम लोग लोड लगाते हैं आपको पता होना चाहिए IA मेरा यानी आर्मेचर करंट बहता है, ठीक है। तो ये जो करंट होगा, इस करंट को हम लोग हमेशा रेटेड के बराबर रखेंगे, ठीक है। रेटेड करंट के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ समझिए, केस 3 में और क्या करेंगे हम लोग, जो एक्साइटेशन है यानी जो फील्ड करंट है, ये हर एक केस में अलग अलग वैल्यू पे फिक्स कर देंगे, ठीक है। एक केस मान लेते
IF1 दे रहा हूँ, दूसरे केस मान लेते हैं IF2 दे रहा हूँ, तीसरे केस में IF3 दे रहा हूँ। ठीक है, तो अभी तो समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब हम लोग स्टार्ट करते हैं तब समझ में आएगा आपको। तो सबसे पहले आप इमेजिन कीजिए कि मेरे पास एक अल्टरनेटर है, और ये सब किसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, पूरा का पूरा आपका सिलेंड्रिकल टाइप अल्टरनेटर के लिए चल रहा है। ओके, साइलेंट के लिए भी बात करेंगे, लेकिन अभी सिलेंड्रिकल के लिए समझिए भाई। तो ये हो गया मेरा स्टेटर, इसमें हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग दिखा देते हैं, कंसंट्रेटेड 2 पोल और फुल पिच कॉइल। ओके, ये आपका ए डैश, बी डैश, सी डैश। सिलेंड्रिकल रोटर दिखा देते हैं इसमें। ये हो गया आपका सिलेंड्रिकल रोटर, इसमें हमारे क्रॉस, इसमें आपका डॉट, इधर नॉर्थ इधर साउथ, ये आपका फील्ड एक्सेस, ये इसको हम लोग घुमा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विद द हेल्प ऑफ यूजिंग अ प्राइम मूवर। ओके, तो अभी हम लोग फर्स्ट केस में लेके चल रहे हैं, ओपन सर्किट मतलब नो लोड पे काम करेगा। नो लोड का केस क्या है कि हम लोग यहाँ पे अपने रोटर को NS के स्पीड पे घुमा रहे हैं। NS मान लेते हैं लेट से 1500 RPM है। ओके, और अभी इसके अंदर जो एक्साइटेशन है, फील्ड करंट, इसको 0 रख रहे हैं। इसके अंदर आपका कोई रेसिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं है, मतलब रेसिडुअल मैग्नेटिज्म भी 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई EMF इंड्यूस नहीं होगा आपके आर्मेचर के कंडक्टर में। तो अभी सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कर्व बनाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं OCC कर्व, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। और ये होगा, अभी देखें, फील्ड करंट यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, और इसको मैं दिखा देता हूँ वोल्टेज। देखिए, अभी भी हम लोग का मशीन अभी फर्स्ट केस पे ही काम कर रहा है। ठीक है, तो फील्ड करंट मैंने आपको बताया ऑलरेडी, बस अभी रोटर को क्या कर रहा है, घुमा रहा है, इसमें कोई एक्साइटेशन सब दे नहीं रहा है भाई। ठीक है, इसका मतलब फील्ड करंट 0, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म 0, इसका मतलब अभी हम लोग ओरिजिन पे रहेंगे। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट केस में यानी नो लोड के केस में ही एक्साइटेशन यानी IF को ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा हूँ। राइट, सीधी सी बात है, IF को अगर आप धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं तो ये आपका मैग्नेट नॉर्थ पोल साउथ पोल धीरे धीरे कमज़ोर था, फिर करंट बढ़ाते जाएगा, स्ट्रांग होते जाएगा। और आपको पता है IF अगर आपका धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, तो इसके चलते जो फ्लक्स बन रहा है, मेन फ्लक्स, ये भी आपका धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, जिसको हम लोग फील्ड फ्लक्स बोलते हैं। राइट, और फील्ड फ्लक्स के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका जनरेटेड वोल्टेज, यानी आर्मेचर के अंदर जो वोल्टेज होता है, ये नो लोड पे हम लोग क्या बोलते हैं, EF बोलते हैं। ओके, तो ये आपका कुछ इस तरीके से, मतलब फील्ड करंट को जैसे धीरे धीरे बढ़ा रहे वैसे वैसे मेरा एक तरीके से क्या होगा, ग्राफ वोल्टेज वर्सेस IF के बीच में लीनियरली बढ़ेगा, लेकिन आपको पता है आगे जाकर के कुछ इस तरीके से सैचुरेट हो जाता है। ओके, तो ये बन गया मेरा OCC कैरेक्टरिस्टिक। और मान लेते हैं अभी मैंने, क्योंकि देखिए ये जो रोटर है भाई, इसमें अपने वाइंडिंग लपेट रखा है ना, वाइंडिंग किस पे लपेट रखा है, लोहे पे लपेट रखा है। ये आयरन क्या होता है, लोहा होता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है भाई, और इस लोहे पे आपने वाइंडिंग लपेटा, का मतलब क्या, तार यूज़ किया होगा, उस तार का कुछ थिकनेस होगा। तो सीधी सी बात है, जो आप IF दीजिएगा यहाँ पे, ये IF अपने मर्जी से बढ़ाते नहीं चले जाइएगा। यहाँ पे जो करंट का कंडक्टर ने जो थिकनेस प्रोवाइड कर रखा है रोटर वाइंडिंग में, उसको भी ध्यान से देखना होगा। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब वायर का लाइफ करंट के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो मान लेते हैं ये मेरा जो है ना, ये पॉइंट, ये मेरा था IF रेटेड करंट ही ना देंगे, उससे ज़्यादा दीजिएगा तो इटसेल्फ I2R लॉस के कारण क्या हो जाएगा, वायर मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इतने करंट पे मान लेते हैं मेरा जो नो लोड वोल्टेज बना, जिसको हम EF से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है आपका EF। ठीक है, इस तरह मेरा वोल्टेज अभी क्या है, आर्मेचर के अंदर इंड्यूस्ड हो चुका है, और अभी करंट फ्लो नहीं हो क्योंकि नो लोड चल रहा है आपका भाई। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे फेजर डायग्राम से भी समझ लें, तो ये मेरा फील्ड फ्लक्स था, रेटेड फील्ड करंट पे रेटेड फील्ड फ्लक्स बना मेरा इतना। और आपको पता है इसके चलते जो आर्मेचर के अंदर EMF इंड्यूस्ड होगा EF, जो कि 90 डिग्री के फेज शिफ्ट पे होगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने एनालाइज कर लिया केस 1 को। अब हम लोग यहाँ से करेंगे केस 2 को स्टडी। तो केस 2 में मैंने आपको बताया कि लोड लगाएंगे। लोड लगाने का मतलब क्या, कि हम लोग का जो करंट फ्लो होगा, आर्मेचर करंट, ये हमेशा रेटेड करंट के बराबर होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। रेटेड करंट फ्लो करवाने का मतलब क्या है भाई, कि सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर सर्किट बना लेते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम से उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, क्योंकि उस तरीके का, यानी इस तरीके का सर्किट हर जगह बनाना पॉसिबल नहीं है। तो इमेजिन कीजिए आप। ओके,
ये हो गया मेरा सिंक्रोनस मशीन। नो लोड पे देखें तो नो लोड पे ऐसे भी समझा देता हूँ। नो लोड पे मेरा फील्ड फ्लक्स था मशीन के अंदर, उसके चलते मेरा ई वोल्टेज बना ई एफ, और सीधी सी बात है ये मेरा क्या हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज होगा ई एफ के बराबर, क्योंकि सीधी सी बात है समझ करंट अभी कोई फ्लो नहीं हो रहा, कोई करंट फ्लो नहीं होता, आर्मेचर रिएक्शन भी एब्सेंट, आई आर ड्रॉप भी एब्सेंट, और आपका आई इंटू जे एक्स एल भी एब्सेंट। ठीक है, तो जो वोल्टेज मशीन के अंदर वही वोल्टेज आपके टर्मिनल पे। ओके, अब समझिए, और मान लेते हैं न्यूमेरिकल बेसिस पे समझ लें इसको 200 वोल्ट मान के ले लेता हूँ। ठीक है, 200 वोल्ट मिल रहा है मेरे को। अब समझिए, मैं अब यहाँ पे भाई लोड लगा रहा हूँ। ठीक है, इसमें मैं लोड लगाता हूँ, या फिर फोटो ही बना लेते हैं दूसरा, एक्स ए आर, आर ए, एक्स ए एल, यहाँ पे दिखा देते हैं एक्स ए आर, आपका आर ए, ये हो जाएगा एक्स ए एल। ठीक है, इसको प्लस माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लोड लगा रहा हूँ, और ये लोड मेरे को यहाँ पे वेरिएबल रखना है। ठीक है, तो अब समझिए, जैसे हम लोग लोड लगाएंगे भाई, तो लोड लगाते ही मेरा करंट फ्लो का इसके अंदर आई ए, और आई ए को हम लोग हमेशा रेटेड रखेंगे। ठीक है, रेटेड करंट। समझिए रेटेड कैसे लेकर के आएंगे, इस पे पहले बात करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले ये जो आई ए होगा, मतलब आई ए इस मशीन के अंदर रेटेड ही फ्लो हो, ये कौन डिसाइड करेगा, यहाँ पे जो भी लोड लगा रहे हैं उस लोड का पावर रेटिंग। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले देखिए, ये जो जनरेटर है ये आउटपुट में एक फिक्स वोल्टेज दे सकता है। ठीक है, वोल्टेज कभी भी चेंज नहीं कर सकते आप एक डिज़ाइन अल्टरनेटर के लिए। ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, हम लोग के घर में जो वोल्टेज आ रहा है 220, या फिर कहीं अगर आपके पास कोई बैटरी है, ठीक है, 12 वोल्ट का, तो उसमें टर्मिनल वोल्टेज हमेशा 12 वोल्ट ही रहेगा। लेकिन आप एप्लियंस का अलग अलग पावर रेटिंग पे ऑपरेट कीजिएगा ना, जैसे मान लेते हैं आप एक एलईडी बल्ब चला रहे हैं। ठीक है, सेकंड केस मान लेते हैं डीसी मोटर चला रहे हैं, तो करंट अपने हिसाब से खींचने लगता है। ठीक है, समझ रहे हैं, तो पावर रेटिंग को चेंज करिएगा ना, तो ऑटोमेटिक ये करंट का जो डिमांड है रेटेड से ज़्यादा करेगा या फिर रेटेड से कम करेगा, डिपेंड करने लगेगा फिर आपको। समझिए इस चीज़ को। ओके, तो अभी समझिए, बस मैंने यहाँ पे लोड लगा दिया भाई, ऐसा समझिए इसके अंदर रेटेड करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग ग्राफ पे बात करते हैं, करंट फ्लो होने से क्या होगा। अब उसके बाद केस 3 में धीरे धीरे समझ में आएगा कि यहाँ पे पावर चेंज करने का क्या मतलब होता है। देखिए, अभी तक फर्स्ट केस वाला तो हम लोगों ने बना रखा है ऑलरेडी। ठीक है, उसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट बना लेता हूँ। ये वोल्टेज हो गया मेरा वोल्टेज एक्सिस, ये मेरा फील्ड करंट एक्सिस, और नो लोड के केस में मान लिया मैंने अभी इतना दे रखा था। ठीक है, रेटेड फील्ड करंट दे रखा है अभी इस तरीके से। ओके, तो इस आई एफ पे, यानी इतने आई एफ पे मेरा ये नो लोड वोल्टेज था। ठीक है, ई एफ बना हुआ था। अब जैसे ही मैं लोड लगाऊंगा, सबसे पहले मेरा मशीन के अंदर क्या आएगा, आर्मेचर रिएक्शन आएगा। ठीक है, देखिए एक चीज़ और समझा देता हूँ मैं भाई आपको। एक्स एल मैंने आपको बता दिया लोड करंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आर ए आपका हमेशा कांस्टेंट होता है एक पर्टिकुलर लेंथ ऑफ वायर के लिए। ठीक है, अब ये जो आर्मेचर रिएक्शन होता है ना, आर्मेचर रिएक्शन भी आपका एक तरीके वेरिएबल टर्म है, क्योंकि आपको पता है ये करंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, करंट लोड करंट घटेगा बढ़ेगा उस बेसिस पे आपका क्या है, फाई ए आपका घटेगा बढ़ेगा ना। समझ रहे बात को, फाई ए फिर आपका डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है, या फिर कहिए क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट लेके आएगा, या फिर मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट लेकर के आएगा। डिपेंड करता है किस पावर फैक्टर ऑफ लोड पे आप काम करवा रहे हैं अपना अल्टरनेटर को। ठीक है, तो ये भी आपका क्या होता है, लोड करंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सारा का सारा क्या है, एक तरीके से वेरिएबल है। रेजिस्टेंस भी वेरिएबल, क्योंकि टेम्परेचर बेसिस पे क्या होता है, चेंज होने लगता है। ओके, तो जैसे आपने लोड लगाया, तो लोड लगाते ही भाई सबसे पहले क्या होगा, आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो आर्मेचर रिएक्शन के चलते मान लेते हैं मेरा इतना वोल्टेज जो है ना, पहले इतना था नो लोड पे, मान लेते हैं इतना वोल्टेज मेरा क्या हो गया, एक तरीके से ड्रॉप हो चुका है। ठीक है, ये मान लेते हैं आर्मेचर रिएक्शन का ड्रॉप दिखा दिया ई आर, क्योंकि आपको पता है आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट दिखाने के बाद यहाँ पे जो वोल्टेज मिलता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ई आर बोलते हैं, मतलब रिजल्टेंट वोल्टेज। अब सबसे पहले यहाँ पे पॉज हो जाइए। सबसे पहले तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा भाई, क्वेश्चन ये है कि आपने आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को इसी मैग्नेटाइजेशन कर्व पे ही क्यों दिखाया। जैसे अगर मैं फिर से यहाँ पे दिखाऊं, ये वोल्टेज का एक्सिस था, राइट, ये मेरा फील्ड करंट का एक्सिस है, इस तरीके का मेरा मैग्नेटाइजेशन कर्व है। तो अगर मान लेते हैं
इतने फील्ड करंट पे इतना अगर आपको नो लोड वोल्टेज मिल रहा है, मतलब EF नो लोड वोल्टेज मिल रहा है, तो सीधी सी बात, लोड लगाते ही जो आर्मेचर रिएक्शन का ड्रॉप आएगा, फिर कहीं जो आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट है, उससे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको आप डायरेक्ट यहाँ पे नीचे भी तो दिखा सकते थे कि इतना वोल्टेज मेरा क्या होगा, एक तरीके से डाउन हो। जैसे ये तो वोल्टेज एक्सिस है ना, समझ रहे बात को। तो अगर मेरा इतना EF पे है तो सीधी सी बात है, अगर मैं इतना डाउन कर दूँ तो आप ऐसे भी दिखा सकते थे। इस मैग्नेटाइजेशन कर्व पे ही क्यों दिखाया आपने, यहाँ पे क्यों दिखाया कि इतना मेरा आर्मेचर रिएक्शन के चलते ड्रॉप हो चुका है। हाँ, सोचने वाली बात है। समझिए इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है। समझिए भाई, हम लोग को पता है, जैसे नो लोड केस में हम लोगों ने स्टडी किया कि हमारे मशीन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्लक्स था, फील्ड फ्लक्स, और इसी फील्ड फ्लक्स के कारण हम लोग का यहाँ पे एक EMF इंड्यूस्ड हो रहा था, EF, और इसको हम लोगों ने इस तरीके से दिखाया है भाई, ठीक है। और सीधी सी बात है, क्योंकि अब ये सोलेनॉइड का प्रॉपर्टी आ चुका है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, मैग्नेटाइजेशन कर्व दिखाया कुछ इस तरीके से, ठीक है। मतलब इतने फील्ड करंट पे आपका इतना वोल्टेज बन रहा है, फिर कहिए अभी जो हम लोगों ने बात किया इतने फील्ड करंट पे आपका इतना, या फिर कहिए IF को, जैसे IF इतना था, फिर इतना था, फिर इतना था, फिर इतना था, मतलब धीरे धीरे IF को जैसे जैसे बढ़ाते चले जाइएगा, वैसे वैसे मेरा ये कुछ इस तरीके का वोल्टेज बिल्डअप ग्राफ बनता है, राइट। समझ रहे बात को, ये मेरा ग्राफ बना है वोल्टेज बिल्डअप का, या फिर कहिए मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक किसी को बोलते हैं हम लोग। तो भाई नो लोड पे समझ रहे हैं कि इस तरीके का आपका ग्राफ बन रहा है कि इतने फील्ड करंट पे इतना वोल्टेज बनेगा, इतने फील्ड करंट पे फिर इतना वोल्टेज बनेगा, इतने फील्ड करंट पे इतना वोल्टेज बनेगा, इतने फील्ड करंट पे इतना वोल्टेज बनेगा, ठीक है। तो समझिए जो आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट आया उसको भी हम लोग यहाँ पे ही क्यों दिखा रहे हैं, इसी लाइन पे क्यों दिखा रहे हैं। तो समझिए आर्मेचर रिएक्शन चलते होता क्या है कि हम लोग का एक और नया फ्लक्स सेटअप होता है। फिर कहिए जैसे आप लोड लगाते हैं, तो लोड लगाते ही मेरा आर्मेचर करंट फ्लो होता है, इसके चलते मेरा एक फ्लक्स बनता है फाई। अब क्योंकि मशीन के अंदर अब क्या है, दो फ्लक्स आ गया, एक आपका फील्ड फ्लक्स जो कि पहले से था, अब आपका एक बन गया फाई। अब आपको पता है ये दोनों इंटरेक्ट करेगा, डीमैग्नेटाइज करेगा, मैग्नेटाइज करेगा, फिर क्रॉस मैग्नेटाइज करेगा, डिपेंड करता है। लेकिन अपने केस में क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे लोड एक तरीके से इंडक्टिव लगा रखा है, प्योर इंडक्टिव लगा रखा है, तो प्योर डीमैग्नेटाइजेशन कॉम्पोनेंट आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों फाई एफ और फाई ए दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करता है, और इसके चलते हम लोग को पता है कि नेट फ्लक्स मेरा एक तरीके से चेंज हो जाता है। नेट फ्लक्स क्या हो जा रहा है मेरा यहाँ पे, फाई आर बन जा रहा है, जो हम लोग रिजल्टेंट फ्लक्स बोल रहे हैं। अब क्योंकि सीधी सी बात है भाई, मेरा रिजल्टेंट फ्लक्स चेंज हो चुका है, अब यहाँ पे सीधे सीधे पहले से कम हो गया होगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर मेरा ये फाई आर एक तरीके से कम हो चुका है, पहले से डिक्रीज हो चुका है, तो इसके चलते जो EMF बनेगा ना, वो भी क्या हो गया, एक तरीके से कम हो गया, जैसे हम लोग यहाँ पे रिजल्टेंट EMF बोलते हैं, ठीक है, ER से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये अगेन देख रहे हैं आप, ये क्या है, IF वर्सेस वोल्टेज, या फिर कहिए फ्लक्स वर्सेस ER, तो इनका रिलेशन क्या होता है हमेशा, ये किसको दिखाता है, एक तरीके से मैग्नेटाइजेशन कर्व ही तो है ये अभी भी। समझ रहे बात को, आर्मेचर रिएक्शन कुछ नहीं भाई, आपके फ्लक्स को चेंज कर देता है ये, ठीक है। तो फ्लक्स में वेरिएशन आ रहा है, देखना भाई मेरे यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि जैसे ये फील्ड एक्सेस दिखाया मैंने आपको, फील्ड एक्सेस को हम लोग फ्लक्स भी तो दिखा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होता है IF के ऊपर। समझ रहे बात को, तो समझिए कि ओवरऑल अगर मेरा रिजल्टेंट फ्लक्स ही कम हो गया, पहले मान लेते इतना मेरा ये पॉइंट पे फाई एफ था, अब रिजल्टेंट फ्लक्स मान लेते मेरा यहाँ पे आ गया, इस पॉइंट पे आ गया, तो सीधी सी बात है मेरा वोल्टेज कितना बनेगा, यही वाला ना बनेगा। ओके, इसीलिए हम लोग इसको मैग्नेटाइजेशन वाले लाइन पे ही दिखाते हैं आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। तो फिर से हम लोग बनाएंगे यहाँ पे। तो अभी हम लोगों ने जैसी लोड लगाया, ये हो गया आपका वोल्टेज का एक्सेस, ये हो गया फील्ड करंट बोलिए या फिर फाई बोलिए, कुछ भी बोलना आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके का मैंने बना दिया। तो अभी केस 1 में मान लेते मैंने फील्ड फ्लक्स फील्ड करंट फाई 1 दिया हुआ है, सॉरी IF1 दिया हुआ है, इसके चलते फ्लक्स मेरा बना मशीन के अंदर फाई एफ। इस फाई एफ पे जो वोल्टेज मेरा बना है, ये बना है EF, और जैसे हम लोग लोड लगा रहे हैं तो उसके चलते मेरा मान लेते इतना जो है आर्मेचर रिएक्शन का ड्रॉप हो चुका है, यानी ये जो ड्रॉप आया इसको हम लोग बोलेंगे ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। और इसके बाद जो मेरा वोल्टेज बचेगा, क्योंकि देखिए ये एक्सिस क्या है, जीरो है, समझ रहे बात। तो ऊपर जैसे चढ़ गया वैसे वोल्टेज मेरा बढ़ते चला जाता है, तो ये मेरा वोल्टेज क्या है। और आपको ER, और आपको पता होना चाहिए EF हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है ER से, समझ रहे, इसलिए ER को मैंने यहाँ पे नीचे दिखाया है। ओके, तो ये जो मेरा ड्रॉप हुआ ये क्या है, एक तरीके से आर्मेचर रिएक्शन के चलते है। अब यहाँ पे थोड़ा सा पॉज होते हैं। अगर हम यहाँ पे सर्किट की बात करें तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक बात कर लिया भाई, ठीक है, कि इसके अंदर EF वोल्टेज जनरेट हुआ, ठीक है। अब इसमें से कुछ वोल्टेज कौन खा जाएगा, आर्मेचर रिएक्शन खा जाएगा, तो यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगा ये मेरा क्या मिलेगा, ER मिलेगा, राइट। अब समझिए, अब हम लोग को
आगे में अगर हम लोग देखें भाई, तो जो आर ए होता है ना, आर्मेचर रेजिस्टेंस, एज कम्पेयर टू ये लीकेज रिएक्टेंस और ये आपका जो आर्मेचर रिएक्शन के चलते रिएक्टेंस दिखा रहा है, उसके मुकाबले बहुत छोटा होता है, नेग्लिजिबल होता है एक तरीके से। इसलिए हम लोग आर ए के इफेक्ट को कंसीडर नहीं करते हैं। या फिर कहिए आर ए को हम लोगों ने ऑलरेडी पहले कैसे इसको फाइंड आउट किया जाता है, जैसे डीसी सप्लाई दे करके हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे ना स्टार डेल्टा कनेक्शन में, तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने कैसे इसको निकाला जाता है हम लोगों ने समझ लिया है, ठीक ना भाई। इसलिए हम लोग जीरो परफेक्ट कैरेक्टरिस्टिक में इसको नहीं लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से समझिए, यहाँ पे है ही नहीं कुछ, ठीक है, क्योंकि हम लोग को ओवरऑल फोकस करना है आर्मेचर रिएक्शन के ऊपर और ये लीकेज रिएक्टेंस के ऊपर। इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं ऑलरेडी हम लोगों ने समझ रखा है, ठीक है ना। या फिर कहिए आर ए बहुत स्मॉल होता है तो चलते इसका ओवरऑल ड्रॉप क्या होता है यहाँ पे, नेग्लिजिबल माना जाता है एज कम्पेयर टू दिस ड्रॉप उसके मुकाबले। ओके, तो समझिए यहाँ तक तो हम लोगों ने काम कर लिया और कर्व पे भी दिखा दिया कि मेरा एक तरीके से आर्मेचर का ड्रॉप हो गया, आर्मेचर रिएक्शन का। अब मुझे ये वाला ड्रॉप दिखाना है, ठीक है, क्योंकि भाई मेरे को यहाँ तक जाना है टर्मिनल वोल्टेज पे। वीटी की बात करें तो वीटी क्या हो, केवीएल लगाइए, इस लूप में क्या होगा, ईएफ में से घटा दीजिए आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट, उसके बाद आपका आईए एक्सएल को घटा दीजिए, आइए आर ए को घटा दीजिए, मस्ट बी इक्वल टू वी टी बन जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल ड्रॉप देंगे, इसको तो मैं हटा ही दे रहा हूँ, इसको मान ही नहीं रहा हूँ कि यहाँ पे ये है, नेग्लिजिबल है एक तरीके से, ठीक है। तो बचेगा कि ये वाला ड्रॉप दिखाना है। तो समझिए नो लोड पे इतने फील्ड करंट पे मेरा इतना वोल्टेज बना, जैसे ही लोड लगाया तो ये आर्मेचर रिएक्शन का इतना ड्रॉप हो गया, यानी ई आर इतना मेरा भी वोल्टेज बना हुआ है। अब सीधी सी बात है, आपको पता है आगे में मेरा यहाँ पे ड्रॉप होगा, तो इस ड्रॉप को अब हम लोग यहाँ से सीधे सीधे नीचे दिखाएंगे, ठीक है। अब ये मैग्नेटाइजेशन लाइन पे नहीं चलेगा, अब आपका ड्रॉप मैग्नेटाइजेशन लाइन पे अगर आप देखिए भाई, अगर कहिएगा आर्मेचर रिएक्शन को आपने इस लाइन पे दिखाया तो आई एक्सएल को भी इसी लाइन पे दिखा देते हैं, ऐसे नहीं होता है। ये मैग्नेटाइजेशन का सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, फ्लक्स में चेंजिंग आ रहा है उसके चलते ईएमएफ में चेंजिंग आ रहा है, उसके लिए होता है, ठीक है। समझ रहे बात को। तो जो आपका आई ए इंटू जे एक्स एल का ड्रॉप है ना, इसको आपको यहाँ से डायरेक्ट ड्रॉप करना होगा नीचे की तरफ, समझ गए। तो ये हो गया मेरा एक तरीके से, मान लेते इतना ड्रॉप जो आया, इतना ड्रॉप मतलब यहाँ तक ड्रॉप हुआ, इसका मतलब इसके सामने अगर हम लोग ऐसे लाइन ड्रॉ करें तो ये जो वोल्टेज है मेरा, ये क्या है, वी टी है। ओके, और ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉप दिखाया क्या है मेरा, आई ए इंटू जे एक्स ए एल का ड्रॉप है। ओके, तो समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से समझिए। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आर्मेचर रिएक्शन तक के इफेक्ट को कंसिडर करूंगा, यानी अभी हम लोग को सिर्फ और सिर्फ इतना ही दूरी पे फोकस करना है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही दूरी तक, ई आर तक फोकस करना है, इधर नहीं देखना है हम लोग को, ठीक है। समझिए, फिर से समझाता हूँ मैं आपको, और इसको समझ गए ना तो आपको फिर दिक्कत नहीं होगा। ये मेरा वोल्टेज का एक्सिस, ये मेरा फील्ड करंट का एक्सिस, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया मैग्नेटाइजेशन का। मान लेते हैं मेरा आई एफ 1 था, ठीक है, इतने फील्ड करंट पे मेरा इतना वोल्टेज बना ई एफ, राइट। अब समझिए, हम लोगों ने जैसे ही लोड लगाया तो लोड लगाते ही इतना इफेक्ट आ गया आर्मेचर रिएक्शन के कारण, ठीक है। ये हो गया ई आर, ये ड्रॉप हुआ आर्मेचर रिएक्शन का। ओके, तो समझिए भाई मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मान लेते हैं हम लोग का मशीन आइडियल होता, आइडियल होने का मतलब क्या है कि इसमें कोई आर्मेचर रिएक्शन होता ही नहीं, कोई आर्मेचर रिएक्शन नहीं होता हमारे मशीन में, तो समझिए भाई कि अगर मेरे को ई आर वोल्टेज चाहिए होता, इतना वोल्टेज अगर मेरे को चाहिए होता, तो फील्ड करंट मेरे को कितना देना पड़ता, सिर्फ और सिर्फ इतना ही देना पड़ता। समझ रहे बात को। अगर मेरे को सिर्फ और सिर्फ ई आर वोल्टेज चाहिए होता तो उसके लिए मेरे को सिर्फ और सिर्फ इतना ही फील्ड करंट देना पड़ता, ठीक है। लेकिन क्योंकि अब हम लोग प्रैक्टिकल मशीन पे देख रहे हैं, तो प्रैक्टिकल मशीन में आप देख रहे हैं कि अगर आपको ई आर वोल्टेज देना होगा, यानी ई आर वोल्टेज अगर आपको चाहिए मशीन के बाहर में, तो आपको फील्ड करंट कितना देना पड़ रहा है, इतना ज़्यादा देना पड़ रहा है। समझ रहे बात को। इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा का पूरा जो फील्ड करंट आपने दिया है ना, इस फील्ड करंट से वोल्टेज आपको मिलना कितना चाहिए था, इतना वोल्टेज मिलना चाहिए था, ई एफ वोल्टेज मिलना चाहिए था। लेकिन मिला कितना मशीन के बाहर में, सिर्फ और सिर्फ इतना, यानी इतना ही मिला। इसका मतलब क्या हुआ, इतना जो आपका एक्स्ट्रा फील्ड करंट है भाई, फील्ड करंट वाला एक्सेस पे आप देखिए, नीचे वाला फील्ड करंट का एक्सेस है, ठीक है।
यानी इतना जो आपने फील्ड करंट का मतलब इतना जो आपने एक्स्ट्रा फील्ड करंट दिया इस, क्योंकि ये फील्ड करंट आप कहाँ दे रहे हैं, रोटर के नंबर ऑफ टर्न्स में दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है एमएमएफ इक्वल टू क्या होता है, एन इंटू आई। तो रोटर के वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट होगा, करंट जो आपने इतना दिया मैग्नीट्यूड का, इसके चलते जो एमएमएफ बना, यानी सीधी सी बात है भाई, ये क्या है, एक तरीके से एमएमएफ है, ठीक है। या फिर कि इतना जो आपने फील्ड करंट दिया, ये फील्ड करंट कहाँ एक तरीके से यूटिलाइज हो गया, आर्मेचर रिएक्शन को एक तरीके से कंपनसेट करने में, यानी आर्मेचर रिएक्शन में सीधे सीधे, ठीक है। फिर से एक बार समझा देता हूँ मैं। देखिए, अगर मेरा आइडियल केस होता मशीन के अंदर, यानी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरे को बस ये दो चीज़ दिखाना होता, आर ए और अपने लीकेज को दिखाना होता, ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को हम लोग लेकर के चल ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो समझिए, इतने फील्ड करंट पे यहाँ पे अगर मैं लोड लगाता भाई, समझिए इस तरीके से लोड लगाता, तो सीधी सी बात है, यहाँ का टर्मिनल वोल्टेज अगर मैं देखूँ तो सीधी सी बात है ईएफ ही मिलता ना मेरे को यहाँ पे, ईएफ, और यहाँ पे भी ईएफ, क्योंकि यहाँ पे तो आर्मेचर रिएक्शन का कोई इफेक्ट ही नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब क्या होता कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे कोई लोड नहीं होता, नो लोड पे कितना मिलता है, ईएफ मिलता है, ठीक है। ईएफ मस्ट बी इक्वल टू वीटी के बराबर होता है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, ऐसे कंडीशन में यहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को नहीं लेके चल रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ पे इटसेल्फ अगर लोड लगाता तो सीधी सी बात है, इतने फील्ड करंट पे मेरे को अभी भी वोल्टेज यहाँ पे कितना मिलता, ईएफ ही मिलता, समझ रहे बात को, इतना ही मिलता। लेकिन क्योंकि अभी हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में देख रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में आपको भाई यहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन, आई मीन रिएक्टेंस को भी दिखाना होगा, आर्मेचर रिएक्शन चलते जो आ रहा है। अब इस केस में आप देख रहे हैं कि इतने फील्ड करंट पे, ध्यान समझिए, इतने फील्ड करंट पे आपको ये जो ईएफ मिला है, ये वाला वोल्टेज, लेकिन आपको मशीन के बाहर नहीं मिलेगा, आपको मशीन के बाहर कितना मिलेगा, ईआर ही मिलेगा, ठीक है। यानी इतना आपका ड्रॉप क्या हो गया, आर्मेचर रिएक्शन में हो गया, ठीक है। सीधी सी बात है, मतलब मेरा कहने का मतलब बस यही भाई कि अगर आपको ईआर वोल्टेज चाहिए होता, प्रैक्टिकल आइडियल केस में ईआर वोल्टेज चाहिए होता, तो आपको फील्ड करंट कितना देना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता, बोलिए हाँ। लेकिन आप दे कितना रहे हैं, मशीन में आपने दिया हुआ कितना है फील्ड करंट, इतना दिया हुआ, इतने फील्ड करंट पे आपको कितना वोल्टेज मिल रहा है मशीन के बाहर, ईआर, यानी इतना इतना वोल्टेज मिल रहा है, समझ रहे बात को। इसका मतलब क्या हुआ, इतना जो आपने एक्स्ट्रा फील्ड करंट दिए, कहाँ कहाँ खत्म हो गया आपका, आर्मेचर रिएक्शन को एक तरीके से, मतलब आर्मेचर रिएक्शन में यूटिलाइज हो गया भाई, ओके। यानी इतना आपका डीमैग्नेटाइज हो गया आपका फ्लक्स। अब हम लोग आगे आते हैं। देखिए, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। और आपको पता है कि इसके बाद जो हम लोग का ये जो ड्रॉप दिखाया गया, ये क्या है, लीकेज में जो आपका ड्रॉप हुआ, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से मैंने बताया, ठीक है। तो समझिए, इतने फील्ड करंट पे, फील्ड करंट तो मैंने कोई चेंज नहीं किया, फील्ड करंट मतलब कांस्टेंट है एक तरीके से, इतने फील्ड करंट पे नो लोड वोल्टेज मिला आपको ये, लेकिन टर्मिनल वोल्टेज देख रहे हैं तो टर्मिनल वोल्टेज मिला मेरे को ये, ठीक है। ये वीटी, मतलब इतने फील्ड करंट, क्योंकि इतना ही फील्ड करंट दे रहे हैं ना भाई, जितना फील्ड करंट देंगे उसी पे ना रहना है आपको, समझ रहे, इतना ही फील्ड करंट आपने दिया हुआ है, तो इस फील्ड करंट पे नो लोड वोल्टेज मेरे को इतना मिला, और वही लोडेड मतलब लोड लगा रहे हैं तो उस बेसिस पे टर्मिनल वोल्टेज कितना मिल रहा है मेरे को, वीटी मिल रहा है, ओके। तो समझिए, समझिए भाई, ये जो ड्रॉप हुआ, ये जो मैंने आपको ड्रॉप दिखाया है, ये क्या है, लीकेज के चलते, ठीक है। और ये जो आपका ड्रॉप हुआ ना, इतना ड्रॉप, क्योंकि यहाँ पे सीधी सी बात है, अगर मैं यहाँ पे सीधे सीधे ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ तो आपको बताया मैंने कि इतना, अगर आइडियल केस लेते थे, इतना फील्ड करंट अगर हम लोग देते हैं, सिर्फ और सिर्फ इतना ही फील्ड करंट अगर देते तो हम लोग को कितना वोल्टेज मिलता है, ईआर मिल जाता। और सिर्फ और सिर्फ ये वाला फिर हम लोग को यहीं से दिखाना पड़ता है ड्रॉप, ठीक है। इसका मतलब क्या, इस फील्ड करंट पे मान लेते हैं IF2 है ये, ठीक है। तो IF2 वाले पे आइडियल केस लेते तो मेरे को ईआर मिलता वोल्टेज डायरेक्ट नो लोड पे, और फिर आपको ये ड्रॉप दिखा देना होता, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल केस में क्या है कि इतने फील्ड करंट पे आपको इतना नो लोड वोल्टेज मिला, फिर आर्मेचर रिएक्शन का ड्रॉप दिखाया आपने, ठीक है। उसके बाद फिर आपका लीकेज के चलते भी ड्रॉप दिखाया, ठीक है। तो इतना वोल्टेज, तो सीधी ये वाला जो एक्सिस है क्या बता रहा है, ये ड्रॉप दिखा रहा है आपका रिएक्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस, और ये वाला क्या बताता है आपके आर्मेचर रिएक्शन के ड्रॉप को बताता है, ठीक है। तो ये हुआ केस 1 का बात भाई। केस 1 में हम लोगों ने यहाँ पे फील्ड एक्साइटेशन कितना दिया हुआ है, IF1 दिया हुआ है, और यहाँ पे हम लोगों ने लोड को इस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट किया कि इसके अंदर क्या हो, करंट मेरा हमेशा रेटेड फ्लो हो। अब हम लोग केस 2 की बात करते हैं। देखिए, इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा न्यू पेज पे आना होगा।
देखिए यहाँ पे अब केस 3 बाई 3 चलेगा हम लोग का। केस 1 नो लोड, केस 2 हम लोगों ने रेटेड लोड लगाया जिसमें हम लोगों ने फील्ड करंट को IF1 रखा है। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, केस 3 में सब चीज़ मेरा सेम है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ भाई, फील्ड करंट को मान लेते हैं पहले से कम कर रहा हूँ, ठीक है। अब मान लेते हैं फील्ड करंट में यहाँ पे IF2 दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब फील्ड करंट मैंने कम कर दिया, तो सीधी सी बात है, अगर मेरे को अभी फील्ड करंट कम हुआ, सीधी सी बात है मेरा यहाँ पे जो पहले से वोल्टेज बन रहा होगा वो एक तरीके से कम गया होगा। लेकिन मेरे को अपने मशीन के अंदर अगेन क्या करना है, हमेशा रेटेड करंट ही फ्लो करवाना है। तो रेटेड करंट को फ्लो करवाने के लिए इसका मतलब क्या होगा, मेरे को यहाँ पे लोड का जो पावर रेटिंग होगा उसको चेंज कर देना पड़ेगा। मतलब सीधी सी बात है भाई, आइए अगर आपको हमेशा कांस्टेंट चाहिए ना मशीन में, तो IF यानी फील्ड करंट और लोड का जो पावर रेटिंग आपको इस तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा कि आइए हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट बना हुआ रहे। ओके, बस ये समझिए, आपका मतलब रेटेड करंट के बराबर रहे मशीन के अंदर। तो अब समझिए फिर से, अब हम यहाँ पे डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक बनाएंगे। सबसे पहले सेकंड केस वाला जो हम लोगों ने बनाया, ये वोल्टेज का एक्सिस, उसको पहले बना देंगे यहाँ पे। फर्स्ट केस में हम लोगों ने पहले क्या बनाया, OCC कर्व बनाया, ठीक है। तो फर्स्ट केस में मैंने बोला कि भाई इतना मैंने फील्ड करंट दिया हुआ है IF1, तो इस पर मेरे को इतना वोल्टेज मिला, ठीक है, EF। फिर सेकंड केस में बताया मैंने आपको कि इतना जब हम लोग फील्ड करंट दे रहे थे और जब लोड लगाएं तो इसमें आपका आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप आया, ये हो गया आपका ER, ठीक है। और बताया कि अगर आइडियल केस होता तो इतने फील्ड करंट पे आपको इतना वोल्टेज मिल जाता, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल केस देख रहे हैं तो इतना फील्ड करंट देना पड़ रहा है, तब जाकर के वो इतना वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है। अब इसमें फिर आपको इटसेल्फ दिखाना पड़ेगा क्या, IA इंटू JXAL का ड्रॉप, ठीक है। इतना अगर आप नीचे आ गए, इसका मतलब क्या, ये जो मेरा बनेगा वोल्टेज, ये वाला, ये क्या है मेरा VT है, ठीक है। तो ये नो लोड वोल्टेज और ये मेरा टर्मिनल वोल्टेज, ओके, इतने फील्ड करंट पे। केस 2 में मैंने क्या किया है, यहाँ पे फील्ड फ्लक्स को चेंज कर दिया। फील्ड फ्लक्स हम मान लेते हैं भाई, केस 2 में मैं दे रहा हूँ इतने के बराबर, ठीक है। मान लेते हैं IF2 है मेरा फील्ड। सीधी सी बात है, अगर मैं इतना एक्साइटेशन रख रहा हूँ तो मेरे को, देखिए स्पेस फुल हो गया था भाई फ़ोन का। तो सेकंड केस में हम लोगों ने IF2 यानी फील्ड करंट को कम कर दिया है पहले से, ठीक है। लेकिन रेटेड करंट फ्लो हो उसके चलते हम लोगों ने लोड में भी एक तरीके से, मतलब जो लोड का पावर रेटिंग है उसमें भी चेंजिंग किया हुआ है, ओके। तो इस फील्ड करंट पे मेरे को नो लोड वोल्टेज कितना मिलेगा, इतना मिलेगा, ठीक है। ये मेरा हो गया यहाँ पे EF, ठीक है। अब इसमें आपको आर्मेचर रिएक्शन का ड्रॉप दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन अगेन आपके लोड करंट पर डिपेंड करता है, मतलब IA के ऊपर डिपेंड करेगा। और अगेन IA मेरा क्या एक तरीके से रेटेड करंट के बराबर है, मतलब केस 2 में जितना आर्मेचर करंट था उतना ही आपके केस 3 में भी है, मतलब करंट हमेशा फिक्स है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने फर्स्ट केस में आर्मेचर रिएक्शन का इतना इफेक्ट दिखाया है, इतना ज़्यादा, तो सीधी सी बात है आपको सेकेंड केस में भी क्या दिखाना, उतना ही आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इतना आप नीचे आ जाइए, ठीक है। तो ये जो वोल्टेज मिलेगा आपको, ये हो जाएगा आपका ER थर्ड केस के लिए, ठीक है। अब इस ER से आप अगेन नीचे आ जाइए, कितना, क्योंकि यहाँ पे अगेन करंट आपका कांस्टेंट है, रेटेड करंट के बराबर फ्लो हो रहा है। तो आपका जो XAL हो, क्योंकि ये भी आपका लोड करंट पे डिपेंड करता है ना, तो ये भी आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या, जो ड्रॉप होगा अगेन ये भी आपका कांस्टेंट होगा, यानी अगेन ये जो आपको वोल्टेज मिलेगा, समझ रहे हो, मतलब इस फील्ड करंट पे, इतने फील्ड करंट पे ये जो वोल्टेज मिला, ये क्या हो जाएगा आपका VT हो जाएगा, ओके। अब इसी तरीके से भाई, अब हम लोग यहाँ पे केस 4 लेते हैं। तो केस 4 में IF3 मान लेते हैं, मैं फील्ड करंट दे रहा हूँ, तो फील्ड करंट मान लेते हैं IF3, मतलब इतना मैं दे रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा एक तरीके फील्ड करंट है IF3, और लोड के पावर रेटिंग को इस तरीके से चेंज कर रहा हूँ कि अगेन मेरा IA क्या हो, हमेशा कांस्टेंट रहे, ठीक है, रेटेड के बराबर फ्लो। तो इस फील्ड करंट पे मेरे को ER कितना वोल्टेज मिलेगा, यहाँ पे ये वाला मिलेगा, ठीक है, समझ रहे हैं, ये वोल्टेज मिलेगा। तो इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ। अब सीधी सी बात है, इसमें आपका आर्मेचर रिएक्शन का ड्रॉप दिखाना पड़े, तो इतना आपका, क्योंकि IA यानी लोड करंट कांस्टेंट है मेरा, तो आर्मेचर रिएक्शन भी उतना ही ड्रॉप हो जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ से फिर से आपको इतना ड्रॉप दिखाना पड़ेगा रिएक्टेंस के कारण, तो जो भी आपका लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप हो रहा है, तो यहाँ पे आपका इतना आपको VT टर्मिनल मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से फिफ्थ केस में हम लोग फील्ड करंट को और चेंज कर रहे हैं, मान लेते हैं फील्ड करंट में इतना लेके चल रहा हूँ, समझ रहे बात को। मान लेते हैं IF4 है, तो इस बेसिस पे आपको नो लोड मान लेते हैं EF, ये वोल्टेज मिलेगा। अब इसमें आप आर्मेचर रिएक्शन के ड्रॉप को दिखा दीजिए, इसका फिर अपने लीकेज रिएक्टेंस को दिखा दीजिए, तो इस फील्ड करंट पे आपको टर्मिनल कितना मिलेगा, इतना मिलेगा, समझ रहे बात को। इसका मतलब क्या हुआ,
अगर आप यहाँ पे लोड करंट को, या फिर कहिए जो भी आपका आर्मेचर करंट है वो रेटेड करंट के बराबर रखें हर एक केस में, फील्ड करंट फिर चाहे ये हो ये हो ये हो ये हो, ठीक है, तो सीधी सी बात है भाई, जो आपका आर्मेचर रिएक्शन का ड्रॉप आएगा और जो आपका लीकेज रिएक्टेंस के चलते ड्रॉप आएगा वो क्या होगा, एक तरीके से कांस्टेंट हो जाता है। ओके, तो अब समझिए, फर्स्ट केस में हम लोग देख रहे हैं कि मेरे को ये VT मिला, सेकंड केस में आप देख रहे हैं कि ये VT मिला, थर्ड केस में देख रहे हैं ये VT मिला, फोर्थ केस में ये VT मिला, ठीक है। उसी तरीके से फिफ्थ केस मान लेते हैं, अब मेरा जो फील्ड करंट है मैं इतने के बराबर रख रहा हूँ, IF 5 के बराबर रख, तो इसके बेसिस पे मेरे को यहाँ पे ER मिलेगा ये, ठीक है, मतलब EF मिलेगा। इसमें इटसेल्फ दिखा दीजिए आर्मेचर रिएक्शन का ड्रॉप इतना, ठीक है, तो ये मेरा हो गया एक तरीके से ER। अब इसमें अगेन इटसेल्फ दिखा दीजिए ये वाला ड्रॉप IA × JXAL, ठीक है, तो ये अगेन देख रहे हैं एकदम जीरो पे आ गया, मतलब इतना मेरे को VT मिलेगा। तो ये VT क्या है, एक तरीके से इस एक्सिस पे आ गया ना, मतलब VT मेरा क्या है कि यहाँ पे जीरो हो चुका है, टर्मिनल वोल्टेज जीरो हो चुका है। समझ रहे बात को, मतलब भाई इस IF 5, मतलब ये जो फिफ्थ केस में जो फील्ड करंट दिया इस पर आपको वोल्टेज मिला नो लोड पे EF, ठीक है। अब जैसे ही लोड लगाइएगा तो इसमें आपका क्या होगा, आर्मेचर रिएक्शन का ड्रॉप दिखा दिया मैंने, ठीक है। अब इससे एकदम डायरेक्ट नीचे आ जाइए, सेम मैग्नीट्यूड का ड्रॉप यहाँ पे भी दिखाना होगा, क्योंकि IA मेरा इटसेल्फ क्या है, कांस्टेंट है, रेटेड, ठीक है, रेटेड करंट पहले जैसा, तो उतना ही आपको ड्रॉप दिखाना पड़ेगा, ठीक है। जिसका मतलब क्या, ये जो वोल्टेज मिलेगा क्या हो जाएगा, VT हो जाएगा। समझ रहे बात हो, तो ये कहने का मतलब है। तो अगर हम लोग यहाँ पे कुछ कर्व देखें, ये एक वोल्टेज मिला, फिर ये वोल्टेज मिला, फिर ये वोल्टेज मिला, फिर ये, अभी ये पूरा सिमेट्रिक फोटो तो बन नहीं रहा है यहाँ पे, तो ये जो आपका कैरेक्टरिस्टिक बनता है ये कुछ इस तरीके का भागता है भाई, ठीक है ना, इस तरीके का आपको भागेगा ये। ओके, तो ये जो ऊपर वाला है ये OCC कैरेक्टरिस्टिक हुआ, और ये जो आपका कैरेक्टरिस्टिक बना, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ZPFC, मतलब जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ओके, तो अब समझिए, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और एक चीज़ भाई, पता नहीं मैंने आपको बताया कि नहीं बताया, लेकिन उसको हम लोग बाद में बात करते हैं, ठीक है, वो इस टॉपिक से बाहर हट के है। समझिए, इतना क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हम लोग साफ सुथरा बनाते हैं। अब यहाँ पे ये लास्ट टाइम है वोल्टेज वर्सेस IF, ये हो गया OCC का कैरेक्टरिस्टिक, ये हो गया आपका फील्ड, मतलब फर्स्ट केस में जो आपने करंट दिया था उस बेसिस पे आपका ये नो लोड वोल्टेज था EF, आर्मेचर रिएक्शन का ड्रॉप, ER वोल्टेज बचा, ये आपका IA × JXAL का ड्रॉप, ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट हुआ, मतलब इसको हम लोग VT बोल रहे हैं, ठीक है, और एक ये हुआ, ठीक ना भाई। तो ये जो ड्रॉप दिखाया आपने ये क्या है, रिएक्टेंस वाला ड्रॉप है, और ये अभी जस्ट मैंने आपको समझाया कि ये क्या है, एक तरीके से आर्मेचर रिएक्शन के चलते जो ड्रॉप होता है वो, ठीक है ना। तो अगर आप इसी तरीके से देखिए, इसलिए क्योंकि हर एक केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक केस में भाई हम लोग का आर्मेचर करंट जो है कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या, हर एक पॉइंट पे अगर आप देखें तो ये इतना ही मैग्नीट्यूड का सब इस तरीके से शिफ्ट होते चला जाएगा, मतलब इस फील्ड करंट पे, इतने फील्ड करंट पे ये आपका आर्मेचर रिएक्शन हो गया और ये आपका IA × JXL हो गया, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आपको VT कितना मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद उसी तरीके से आपका इस फील्ड करंट के लिए ये आपको EF मिलेगा, लेकिन इसमें आपको आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप दिखाना पड़ेगा, फिर ये लीकेज हो जाएगा, तो आपको इस करंट पे VT कितना मिलेगा, इतने के बराबर मिलेगा। समझ रहे बात को। तो ये जो है ना कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके से बनते चला जाता है, ठीक है, मतलब वही चीज़ है यहाँ पे मैंने साफ तरीके से बना करके दिखा दिया आपको। ओके, अब आपको पता है भाई कि अगर इसको अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो ये जो ड्रॉप है मेरा, ये क्या है, रिएक्टेंस के चलते ड्रॉप आया, ठीक है। यहाँ पे भी सेम ड्रॉप होगा, यहाँ पे भी सेम ड्रॉप होगा, और ये जो एक्सिस है ये आपका आर्मेचर रिएक्शन के चलते है, ठीक है। तो ये भी आपका आर्मेचर रिएक्शन यहाँ पे आगे पीछे हो रहा है, लेकिन ये प्रूफ साफ तरीके से बनाएगा ना, तो ये जितना आपका यहाँ पे मैग्नीट्यूड है आर्मेचर रिएक्शन का उतना ही यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, और वैसे भी इधर हम लोग थोड़ा सा सैचुरेशन रीजन में आ चुके हैं ना, तो इसलिए थोड़ा सा भाग चुका है, ठीक है, इधर आपका थोड़ा कम तो चला गया, ठीक है, तो ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये जो आप अगर लाइन को यहाँ पे मिला दीजिएगा ना इस तरीके से, ठीक है, इसको अगर आप मिला दीजिएगा तो ये आपको एक ट्रायंगल बनेगा। इसी ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं पोर्टियर ट्रायंगल, ठीक ना भाई। तो पोर्टियर ट्रायंगल में जो बेस होता है, ये बेस क्या बताता है, आर्मेचर रिएक्शन को बताता है, ठीक है, और ये जो परपेंडिकुलर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीकेज रिएक्टेंस के चलते जो ड्रॉप होता है उसको दर्शाता है ये। तो अब हम लोग यहाँ पे बुक के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग थोड़ा सा एक और वे में समझ लेते हैं भाई, ठीक है। इसमें देखिए बुक के साथ कैसे ही समझाया गया है।
सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फेजर डायग्राम बनाते हैं। फील्ड फ्लक्स था, इसके चलते मेरा EF जनरेट हुआ वोल्टेज, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, EF हो गया। और हम लोगों ने जैसे ही लोड लगाया तो यहाँ पे आपका, क्योंकि जीरो पावर फैक्टर लैगिंग है तो 90 डिग्री लैग करेगा वोल्टेज से, इसके चलते फ्लक्स होगा फाई ए, और ये क्योंकि ओवरऑल डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट लेके आएगा तो ये मेरा हो गया एक तरीके से फाई आर, मतलब रिजल्टेंट फ्लक्स। रिजल्टेंट फ्लक्स एक तरीके से कम हो गया, लेकिन इसका एक्सेस चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या, ये मान लेते हैं मेरा ER बना, ठीक है। तो ये जो ड्रॉप हुआ भाई, इतना जो ड्रॉप हुआ, ये क्या है, एक तरीके से आर्मेचर रिएक्शन का ड्रॉप है। अब आपको पता है, जैसे अगर हम लोग सर्किट यहाँ पे देखें तो यहाँ तक तो दिखा दिया हम लोगों ने अपने फेजर डायग्राम में कि ये आपका आर्मेचर रिएक्शन का ड्रॉप दिखा दिया। अब आपको पता है ये हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर नहीं रहे, स्मॉल होता है, ठीक है। अब ये वाला ड्रॉप दिखाना, तो यहाँ पे जो ड्रॉप हो क्या होगा, IA × JXAL, राइट। तो क्योंकि ये पता है भाई प्योर इंडक्टिव वाला वोल्टेज ड्रॉप है, तो अगर मेरा करंट इधर है तो ये रिएक्टेंस के पास जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, यानी यहाँ का जो वोल्टेज दिखाना होगा, कहाँ दिखाना होगा, इससे 90 डिग्री लीड करके दिखाना होगा, क्योंकि करंट से 90 डिग्री लीड करेगा वोल्टेज, इंडक्टिव है तो, यानी यहाँ पे थोड़ा सा डाउन दिखाना पड़ा है क्योंकि ये ड्रॉप को दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो आर्मेचर रिएक्शन का ड्रॉप, और ये जो ड्रॉप हुआ ये क्या हो गया, एक तरीके से IA × JXAL का ड्रॉप, ठीक है। तो ये जो वोल्टेज मिला है, क्या मिला मेरे को, VT मिला। ओके, तो इस तरीके से अब यहीं पे हम लोग दिखा देते हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक को, ठीक है। तो नो लोड पे कुछ इस तरीके का दिखा देते हैं। ओहो, थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा भाई, इस तरीके से दिखा देते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं इतने फील्ड करंट पे IF1 पे मेरा ये कुछ इस तरीके का वोल्टेज बन रहा था, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है ना हम लोग का, तो यहाँ पे रखते हैं भाई अपने फील्ड करंट को IF1 पे, ठीक है। तो अब सीधी सी बात है, इसके अंदर आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट दिखाना पड़े, तो आर्मेचर रिएक्शन यहाँ पे दिखा देते हैं, सॉरी यहाँ पे दिखाना, मतलब ये बना नहीं कुछ खास हम लोग का, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो इसके सामने आपको दिखाना पड़ेगा, ये मान लेते इतना मेरा आर्मेचर रिएक्शन का ड्रॉप हो गया इतना, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को ER वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, इसमें मेरे को फिर ड्रॉप दिखाना पड़ेगा IA × JXL, ठीक है। तो ये हो गया एक तरीके से VT मेरा। ओके, तो एक तो ये मतलब इस फील्ड करंट पे मेरे को ये नो लोड वोल्टेज मिल रहा है, यहाँ पे कुछ खास बना नहीं है। देखिए फिर से बनाता हूँ, इधर मैं बस एक ही एक्सिस दिखा देता हूँ, ये EF मान लेते हैं, इसके नीचे में मेरा ER मान लेते हैं, इसके नीचे में VT मान लेते हैं, ठीक है। ओके, तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है भाई। तो मान लेते हैं, मतलब इस फील्ड करंट पे IF1 पे मेरा नो लोड वोल्टेज EF था, ठीक है। इसमें इतना आर्मेचर रिएक्शन का दिखाना होगा, तो इतना मेरे को मिला क्या, ER मिल गया, ठीक है। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे एक और ड्रॉप आएगा IA × JXL, तो ये मेरा हो गया, ठीक है। तो ये इतना जो ड्रॉप हो, यानी इस फील्ड करंट पे मेरा VT है, ठीक है। ये जो हुआ ये क्या है, एक तरीके से आर्मेचर रिएक्शन का ड्रॉप, क्योंकि आप देख रहे हैं इसको दिखाना पड़ता है, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप है, ये मेरा क्या है, एक तरीके से JIXL है, ठीक है। तो ये जो बना मेरा ट्रायंगल को बोलता है पोर्ट्रेट ट्रायंगल, और ये जो पोर्ट्रेट ट्रायंगल होगा भाई, ये एक तरीके से पैरेलली शिफ्ट होते चला जाएगा नीचे, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे IA को हमेशा कांस्टेंट रख रहे हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जब पैरेलली ऐसे नीचे सरकते चला जाएगा तो आपका ये जो कैरेक्टरिस्टिक बनता है कुछ इस तरीके का बन जाता है, ओके। क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर एक जगह इतना आपका आर्मेचर रिएक्शन, तो इस तरीके से आपका जो ट्रायंगल है ना, ये इसका सब जगह बेस और परपेंडिकुलर क्या होगा, कांस्टेंट होते चला जाता है, ओके। तो इसको बोलते हैं हम लोग भाई जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक कर्व, या और इसमें जो ट्रायंगल बना इस तरीके से दो पॉइंट को बताता है, आर्मेचर रिएक्शन को और ये जो आपका IA × JXL इसको, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं पोर्टियर ट्रायंगल। तो आई होप कि आपको चीज़ समझ में आया होगा, यही चीज़ें आपका यहाँ पे दिखाया गया। तो आगे का भाई हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ओके। तो उसके बाद हम लोग थ्योरी पढ़ लेंगे पूरा एक एक करके, और अभी हम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं। इतना समझ गए, ये ग्राफ समझ में आ गया, ठीक है। जैसे क्या निचोड़ निकलता है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। देखिए एक चीज़ समझिए, पता नहीं मैंने आपको बताया कि नहीं बताया, DC मशीन मैंने बताया था आपको कि कोई भी मशीन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, सैचुरेशन रीजन के इधर ही आसपास, मतलब सैचुरेशन रीजन से थोड़ा आगे में ही ऑपरेट करते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है भाई कि आपके मशीन में, चाहे DC मशीन हो या फिर AC मशीन हो, ठीक है, और जनरेटर की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको पता है लोड लगाते ही हमारा क्या होगा, आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट आता है। तो देखिए सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट करवाने का फ़ायदा क्या होता है कि मान लेते हैं आपका नो लोड पे वोल्टेज था EF, ठीक है। तो सीधी जैसे आपका सैचुरेशन आया, सॉरी लोड लगाया, उसके चलते आपका करंट आया, करंट आर्मेचर रिएक्शन आया, तो उसके चलते आपका जो आया वोल्टेज मान लेते यहाँ पे आ गया, ठीक है। यानी ये आपका बना ER वोल्टेज, ठीक है। ये आपका नो लोड था, ये आपका ER मतलब
आर्मेचर रिएक्शन का ड्रॉप। तो इसमें जो वोल्टेज का चेंजिंग आएगा ना, ये सिर्फ इतना ही आया, ठीक है भाई, समझ रहे, मतलब आर्मेचर रिएक्शन चलते तो वोल्टेज बहुत ही कम गिरा, क्यों, क्योंकि आप सैचुरेशन रीजन में काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर वही मान लेते हैं आप लीनियर रीजन में काम करते हैं, ठीक है, कुछ यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है, यहीं पे आपका ऑपरेटिंग पॉइंट फिक्स होता है, इतने फील्ड करंट पे इतना मान लेते हैं ई एफ मिला। अब इसमें आर्मेचर रिएक्शन अगर आप दिखाते हैं ना, तो इतना आपको डायरेक्ट दिखाना पड़ता है नीचे, ठीक है, तो ई आर, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वोल्टेज ड्रॉप जो होता है ना लीनियर रीजन में, अगर आप ऑपरेट करवाते हैं अपने मशीन को, तो यहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन के चलते जो ड्रॉप देखने को मिलेगा ये ज़्यादा मिलता है। ओके, इसीलिए हम लोग हमेशा अपने मशीन को क्या करते हैं, सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट करते हैं, ठीक है। और सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट करना मतलब यहाँ पे फ्लक्स थोड़ा सा ज़्यादा हाइयर होता है। फ्लक्स हाइयर इसका मतलब कि आपका जो ओवरऑल मशीन का जो साइज़ है ना वो कम जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे भाई, ठीक है, 1000 क्वेश्चन बनेंगे इसमें, तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। अभी आप क्वेश्चन बनता है कि फ्लक्स बढ़ने से फिर सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट करने से मशीन का ओवरऑल साइज़ कैसे कम हो जाता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से साइज़ कैसे कम हो जाता है, तो ये सब ऑलरेडी बताया होगा कहीं ना कहीं मैंने मशीन में, ठीक है, तो ये सब पता होना चाहिए आपको। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इसमें ये जितने भी पॉइंट है ना ये सब के ऊपर, ठीक है। तो एक लेक्चर और मिलेगा इस पर, फिर आपका ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट वोल्टेज रेगुलेशन पे बात करेंगे।